खांसी सबको होती है, कभी एक दिन होकर ठीक हो जाती है तो कभी लंबी चल जाती है। ये वो बीमारी है जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। काढ़ा पी लो, गर्म पानी पी लो, कफ सिरप पी लो, ये कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खांसी, आपकी जो नॉर्मल खांसी जिसे आप समझ रहे हैं, वो टीबी भी हो सकती है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं तपेदिक। हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्यकांत, जो कि टीबी एक्सपर्ट हैं। हम उनसे आज बात करेंगे, सारी जानकारी लेंगे, टीबी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब उनसे समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो सेहत में आपका। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि खांसी होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हम खांसते ही रहते हैं। लेकिन क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे ये पता चल सकता है कि आपको टीबी हुआ है? क्या ये सेल्फ डायग्नोस्टिक है, इसका पता लगाया? सेल्फ डायग्नोस्टिक तो नहीं है गरिमा जी, लेकिन कोई भी खांसी जो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है तो एक ये इंडिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि आपको टीबी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको बुखार आता है जो शाम को बढ़ जाता है, रात को पसीना आता है, आपको भूख कम लगती है, आपका वजन घट रहा है, खांसी में खून आ रहा है, ये सब एडिशनल लक्षण ये टीबी की ओर इंडिकेट करते हैं। सेल्फ डायग्नोस्टिक बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक संक्रामक रोग है, और इसीलिए पास के किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे तो एकदम फ्री इसकी जांच होती है, फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो अगर किसी को ऐसे लक्षण हैं जो मैंने अभी बताए हैं तो ये टीबी हो सकती है। गारंटी नहीं है कि टीबी होगी, लेकिन हो सकती है, और इसके लिए कहते हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को खांसी है तो 2 बलगम की जाँच कराएं। अच्छा, तो जैसे कि ये एक संक्रामक बीमारी है, क्या कारण है टीबी होने का, और वो लोग कौन होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टीबी होने के? तो देखिए, टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, संक्रामक रोग है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि टीबी का रोगी जब खांसेगा या छींकेगा तो उसके खांसने या छींकने से जो टीबी के बैक्टीरिया हैं वो निकलते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि टीबी का मरीज अगर एक बार खांसता है, 1 बाउट ऑफ कफ रिलीजेस 3500 बैक्टीरिया ऑफ टीबी। एक बार के खांसने से 3500 बैक्टीरिया निकलते हैं, और दोस्तों एक बैक्टीरिया ही काफ़ी है आपको टीबी करने के लिए। अब अगर ऐसा मरीज अनडायग्नोज बना रहे, जैसा आपने कहा ना, हमारे समाज में लोग कहते हैं खांसी है तो काढ़ा पी लेंगे, कफ सिरप ले लेंगे, चलता रहेंगे। अगर ऐसा मरीज जिसको टीबी है और वो खांस रहा है, 1 साल तक मान लीजिए उसका ना डायग्नोसिस हुई ना ट्रीटमेंट हुई, तो वो 15 नए मरीज तैयार कर देगा। इसलिए इसको खांसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, साथ में और लक्षण जो मैंने बताए वो हैं, तो पास के किसी भी सरकारी अस्पताल से, एकदम भारत सरकार की योजना है तो फ्री डायग्नोसिस एंड फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। आपने यहाँ पे भारत सरकार की योजना के बारे में बात करी, टीबी एलिमिनेशन हेल्थ प्रोग्राम करके सरकार जो है वो चला भी रही है कैंपेन। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि टीबी के मामले कम होने की बजाय बढ़ते जाते हैं? लोग डरते हैं, बचते हैं उन सेंटर्स में जाने से, क्या इसका कारण हो सकता है? देखिए गरिमा जी, एक तो ये है कि टीबी अभी भी एक सोशल स्टिग्मा है, एक सोशल टैबू है, एक सामाजिक भेदभाव भी होता है। हमने देखा है घर में जिस बच्चे को टीबी हो जाए, वो दूर के बच्चे तो छोड़िए, उसके घर के बच्चे भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। महिला को अगर टीबी हो गई तो यहाँ तक देखने में आया है कि लोग उसको मायके भेज देते हैं, अगर शादीशुदा है, लोग उसको डिवोर्स दे देते हैं। तो ये सब भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा है। तो इसके कारण लोग छिपाते हैं, हिडन रह जाते हैं टीबी के मरीज। तो मेरा आपके दर्शकों से निवेदन है कि कृपया ऐसे टीबी के मरीजों को छुपाएं ना, और जितनी जल्दी आप टीबी की डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हो जाएगी। दोस्तों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जैसे ही आपका टीबी का इलाज शुरू होता है, 1 महीने के इलाज से आप इन्फेक्शियस से नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, यानी संक्रामक से आप गैर संक्रामक हो जाते हैं। मतलब एक महीना लगता है, 1 महीना लगता है जब आपका टीबी, फिर आप दूसरों को नहीं फैला सकते हैं। अच्छा, मतलब वो पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ होता है, लेकिन आप लोगों को नहीं, लोगों को दिक्कत यही है गरिमा जी, लोग 1 महीना इलाज करते हैं और उनका बुखार ठीक हो गया, खांसी ठीक हो गई, उन्हें लगता है डॉक्टर सूर्यकांत या दूसरे डॉक्टर ये तो कहते ही रहते हैं कि इलाज लो, कंप्लीट करो, और लोग बीच में इलाज छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। तो कितना समय लगता है टीबी ठीक होने में? टीबी गरिमा जी 2 तरह की टीबी होती है। एक होती है साधारण टीबी यानी सेंसिटिव टीबी, और दूसरी होती है जटिल टीबी यानी डिफिकल्ट टीबी यानी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। जो साधारण टीबी है, अमूमन फेफड़े की टीबी की अगर हम बात करें तो 6 महीने लगते हैं, लेकिन कभी कभी 9 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन टीबी ऐसी बीमारी है जो सिर से लेकर पैर तक कहीं भी किसी भी अंग की हो सकती है। नाखून और बालों को छोड़ के ब्रेन की टीबी, गले की टीबी, आँखों के अंदर टीबी, त्वचा में टीबी, पेट की टीबी, हड्डी की टीबी, सब अंगों की टीबी हो सकती है।
कुछ सीरियस टीबी मानी गई हैं, जैसे ब्रेन की टीबी है या बहुत डिसेमिनेटेड टीबी है। तो ऐसी कंडीशंस में ये बोन एंड जो स्पाइन की टीबी है, रीढ़ की हड्डी की टीबी जिसको कहते हैं, उसमें हम इलाज 9 से 12 महीने और कभी कभी तो 18 महीने तक बढ़ा सकते हैं। ये हो गया साधारण टीबी का, यानी 6 महीने से लेके और 18 महीने तक, निर्भर करता है ये कौन सी टीबी है। दूसरी जो जटिल टीबी होती है, जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या कई बार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी होती है, उसके 2 तरह के इलाज होते हैं। एक 11 महीने के लगभग ठीक हो जाता है और दूसरे में करीब 2 साल लग जाता है। अब ये जो शॉर्ट ओरल रेजिमेन है, वो आपको मैं बता दूं कि उसमें ऐसी नई दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी कीमत 2-2 लाख रुपए है। वो भी भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है हमारे देश के टीबी के रोगियों के लिए। अच्छा सर, एक और चीज़ कही जाती है कि टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनका जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है उन्हें एक भी डोज मिस नहीं करनी चाहिए अपनी दवाइयों की। तो जनरली क्या होता है, जब आप दवाइयाँ खाते हैं आपके पेट में जलन हो जाती है, कुछ और दूसरे नोज़िया और ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, तो लोग दवाइयाँ छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि खांसी नहीं आ रही है तो मतलब अब हम ठीक हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसकी एक भी डोज मिस नहीं होनी चाहिए? देखिए, क्या है कि रेगुलर ट्रीटमेंट टीबी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन चूंकि ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाएं हैं, तो 1-2 दवाओं से कई बार पेट में जलन होना, उल्टी आना, ये थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर को मैनेज करने दें। लेकिन अपने आप कि भाई टीबी की दवा मुझे गर्म कर रही है, कुछ ये हो रहा है और आपने छोड़ दी, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, ऐसा कुछ मत करें। टीबी की दवा को बीच में ना बंद करें। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि मान लीजिए लिवर पे थोड़ा असर आ गया है दवाओं पे, उसने कहा कि 1 हफ्ता रुकिए और लिवर का दोबारा जांच कराइए, फिर मेरे पास आइए। वो तो डॉक्टर की सलाह से हुआ, तो उसमें डॉक्टर देखता है कि भाई कौन सी दवा चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। लेकिन आप अपनी तरफ से जो दवा बीच में रोक देते हैं, ये बहुत गलत है। इससे क्या होता है, आप पूछ सकते हैं कि भाई दवा बीच में रोक दी, क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा खा लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। दवा अगर बीच में छोड़ के लेंगे तो ये जो आपकी साधारण टीबी है, सिंपल टीबी या सेंसिटिव टीबी, ये ड्रग रेजिस्टेंस टीबी यानी जटिल टीबी में परिवर्तित हो जाएगी, जिसका इलाज बहुत कठिन है और उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोविड का और टीबी का कोई संबंध है क्या? क्या ऐसा है कुछ कि कोविड के बाद अब टीबी के केसेस बढ़ने लगे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जिनको कोविड हो गया है उनको टीबी होने का खतरा ज़्यादा है। अगर मैं अभी आपने पूछा था किनको टीबी होने का खतरा ज़्यादा है, तो चलिए इस प्रश्न को भी मैं लेता हूँ, कोविड का भी ले सकता हूँ। कोविड के दौरान एक भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल ऑर्डर। ये बाई डायरेक्शनल ऑर्डर क्या है कि जिस मरीज को आप कोविड समझ रहे हैं, कोविड की जांच कर रहे हैं या कोविड हो चुका है, आप डायग्नोज कर चुके हैं, उसकी जांच टीबी की भी कराएं। अगर आप टीबी के मरीज की जांच कर रहे हैं तो टीबी के मरीज की कोविड की भी जांच कराएं। यानी एक बीमारी को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या आपको लग रहा है तो दूसरी बीमारी की भी जांच कराएं। तो ये बाई डायरेक्शनल ऑर्डर ऑलरेडी है और इसीलिए कहा जाता है सभी चिकित्सकों को कि कोविड के मरीज की टीबी की जांच कराएं, टीबी के मरीज की कोविड की जांच कराएं। क्योंकि टीबी में भी खांसी आती है और कोविड में भी खांसी आती है, कोविड में भी बुखार आता है, टीबी में भी बुखार आता है। हाँ, अभी आपने कहा खतरा किनको है, तो जिनको कोविड हो चुका है तो उनका फेफड़ा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिसको हम पोस्ट कोविड सिक्वली कहते हैं या लॉन्ग कोविड कहते हैं। तो उनके मरीजों को आप ध्यान रखिए कि टीबी होने का खतरा ज़्यादा है। ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको टीबी होने का खतरा ज़्यादा है। ऐसे बच्चे या ऐसी महिलाएं जो कुपोषण हैं यानी वो मेल न्यूट्रिशन है उनको टीबी होने का खतरा ज़्यादा है। ऐसे लोग जो वायु प्रदूषण के एरिया में रहते हैं जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है, वायु प्रदूषण ज़्यादा है, उनको टीबी होने का खतरा ज़्यादा है। महिलाओं के लिए मैं ख़ास तौर पे बताऊं, जिन लड़की बच्चियों की शादी जल्दी हो जाती है, गर्भवती जल्दी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, जल्दी बच्चे पैदा करती हैं, यानी कि बच्चों में स्पेसिंग कम है, ऐसी महिलाओं की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है और उनको भी टीबी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग जो ऐसे एरिया में रह रहे हैं, घनी बस्ती में रह रहे हैं, जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर सनलाइट नहीं है, उनको भी, तो आप देखिए हर शहर के अंदर नाले के किनारे एक लंबी बस्ती होती है, स्लम एरिया जिसको कहते हैं, उनको भी टीबी होने का खतरा ज़्यादा है। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है या कोई क्रोनिक बीमारी है, जैसे क्रोनिक लिवर की बीमारी, लंग की बीमारी, किडनी की बीमारी या कैंसर या और किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की बीमारी है, उनको भी टीबी होने का खतरा ज़्यादा है। और अगर आपके घर में कोई टीबी का मरीज हुआ है तो पूरे परिवार के सदस्यों को भी टीबी होने का खतरा रहता है।
अच्छा सर, आपने ना शुरुआत में लक्षण बताए थे कि ये टीबी के लक्षण होते हैं और ये आम खांसी के लक्षण होते हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपको सिर्फ खांसी है लेकिन फिर भी वो टीबी हो सकता है अगर वो 2 हफ्ते से ज़्यादा है? 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो 2 बलगम की जांच कराएं, अक्सर मैंने कहा। तो यहाँ पे इस समय में 3-4 महीनों की अगर समीक्षा करें वर्तमान में, जनवरी 2023 से लेके और अभी तक यानी अप्रैल तक, आप देखिए कि बहुत से लोगों को खांसी हो रही है। जो अमूमन खांसी 5-7 दिन में ठीक हो जाती थी, वो 2-2, 3-3 हफ्ते चल रही है। तो इस समय इन्फ्लुएंजा वायरस भी चल रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस में भी H1N1 भी है, H2N2 भी है, H3N2 जो नया वाला है वो भी है। तो ये फ्लू भी बहुत चल रहा है, कोविड भी दोबारा बढ़ रहा है और टीबी तो ऑलरेडी है ही है। तो इन तीनों बीमारियों में आप स्वयं डिसीजन ना लें। और खांसी में अक्सर लोग कहते हैं ना, खांसी हुई तो कफ सिरप ले आइए, बिल्कुल मत करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप डॉक्टर को दिखाएं और जांच कराएं। इन तीनों में डिफरेंशिएशन कर पाना केवल लक्षण के आधार पर बहुत कठिन काम है। ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ दे, वो जांचों के आधार पर और अपने स्किल और एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर उसे तय करने दीजिए कि ये इन्फ्लुएंजा है यानी साधारण खांसी है, या फ्लू है, ये कोविड है और ये टीबी है, और उसी के आधार पर उसको इलाज करने दीजिए। करेक्ट। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे टीबी से बचा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक तो देखिए ये है कि मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं एक कमरे में और एक टीबी का मरीज है, उसने खांसा तो टीबी के बेसलाइन निकले और वो हमारी सांस के माध्यम से रास्ते में चले गए। इसीलिए फेफड़े को सबसे ज़्यादा टीबी घेरती है, कोविड को भी सबसे ज़्यादा टीबी घेरती है, फेफड़ा घेरता है। तो अब ये जो व्यक्ति खांसा 100 लोगों के बीच में, तो अगले दिन ऐसा नहीं है कि 100 के 100 टीबी हो जाएगी, उसमें से 30 को इन्फेक्शन होता है, यानी एवरी एक्सपोजर डज नॉट रिजल्ट इनटू द इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन का मतलब एक्टिव बीमारी नहीं है। इन 30 में से केवल 3 लोग ऐसे होंगे जिनको आगे चल के एक्टिव टीबी की बीमारी हो जाएगी। लेकिन अगर इन्हीं में से जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, डायबिटीज़ है, तो उसको 4 से 8 गुना ज़्यादा खतरा है टीबी होने का साधारण मनुष्य से। अगर स्मोकर है तो उसको 2.5 से 3 गुना ज़्यादा खतरा है। अगर उसको कुपोषण है तो 10 गुना ज़्यादा खतरा है। अगर HIV जैसी बहुत इम्यूनिटी की पुअर इम्यूनिटी की बीमारी है तो उसको 50 गुना ज़्यादा खतरा है। तो ये निर्भर करता है कि अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है तो केवल एक्सपोजर से टीबी नहीं होगी। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी खराब है तो टीबी हो जाएगी, क्योंकि केवल एक्सपोजर से अगर टीबी होती तो सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत और दूसरे डॉक्टरों को टीबी हो जाती, क्योंकि डॉक्टर तो लोग तो रहते ही हैं टीबी के मरीजों के बीच में। तो आप अपनी इम्यूनिटी ठीक रखिए तो टीबी से बचे रहेंगे। हाँ, अगर भीड़ भाड़ में निकलते हैं तो मास्क लगा लीजिए, इससे कोविड भी बचेगा, वायु प्रदूषण भी बचेगा, इन्फ्लुएंजा भी बचेगा, टीबी से भी बचाव होगा। आप हाथ धोते रहिए लगातार, ये भी बहुत अच्छा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने कोविड में सीखा है, तो उससे हम कोविड से भी बच सकते हैं और टीबी से भी बच सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखिए, संक्रमण से बचे रहिए, भीड़ में जाके मास्क लगाइए, और अगर आपको खुद खांसी आ रही है तो भी आप मास्क लगा के बाहर निकलिए। हो सकता है आपको ही टीबी हो या और कोई संक्रामक रोग हो जो आप दूसरों को फैला सकते हैं। बेसिकली इम्यूनिटी जितना स्ट्रांग रहेगी उतना बचे रहेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक तो आपने ये सावधानी सबसे बड़ी ये बताई कि ट्रीटमेंट को बीच में नहीं छोड़ना है, इसके अलावा और क्या सावधानियां हैं जो टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान बरतनी चाहिए? देखिए, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको टीबी हुई इसीलिए है क्योंकि आपने अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, आपने अपनी इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखा। वरना मैंने कहा ना, जैसे कि केवल 3 लोगों को ही बीमारी क्यों हुई, सबको क्यों नहीं हुई, 10% लाइफ टाइम रिस्क क्यों है, बाकी 90% को क्यों नहीं हो रहा है एक्सपोजर के बाद भी। तो आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सूर्यकांत, आपने समय निकाला और आप हमारे सेहत के इस एपिसोड का हिस्सा बने। तो अगर आपको खांसी है, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो जा कर के टेस्ट करा लीजिए। और एक और बात ध्यान रखिए, अगर आपके आसपास कोई टीबी का पेशेंट है तो उसके प्रति एम्पैथेटिक रहिए, उसको इमोशनल सपोर्ट दीजिए क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉक। शुक्रिया।